हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल नॉलेज फ्यूजन। आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक कंप्यूटर्स के अंदर जिसका नाम है फंक्शन कॉलिंग। मैंने ऊपर लिखा हुआ है फंक्शन कॉलिंग के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो इसके ऊपर आज हम एक प्रोग्राम करने वाले हैं। तो प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ क्लास विद द फॉलोइंग फंक्शंस। हमें दो फंक्शंस दिए हुए हैं, उसकी हेल्प से हमें एक क्लास क्रिएट करनी है और उस क्लास के अंदर हमें उन दो फंक्शंस को सॉल्व करना है। तो आइए समझते हैं कि जावा की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो कोई भी प्रोग्राम सॉल्व करने से पहले हमें ये समझना पड़ता है कि वो क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो जैसे कि क्वेश्चन था राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ क्लास। सबसे पहले हमें एक क्लास क्रिएट करनी है और उसके बाद जो फंक्शंस जो हमें दिए हुए हैं उसे हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे दो फंक्शंस दिए हुए हैं जो आपकी स्क्रीन पे विजिबल हो जाएंगे। ठीक है, जो फर्स्ट फंक्शन है वो है इंट एचसीएफ। उसके अंदर मैंने लिखा हुआ है इंट इंट। इसका मतलब क्या है? इंट एचसीएफ यानी हमें एक फंक्शन दिया हुआ है जिसका नाम है एचसीएफ। ठीक है, जिसका आगे टाइप क्या है? उस फंक्शन का टाइप है इंट यानी इंटीजर टाइप है, यानी इसका जो आउटपुट आएगा वो इंटीजर आएगा। ठीक है, उसके अंदर दिया हुआ है इंट इंट। इसका मतलब ये है कि आपको दो नंबर्स इंटीजर टाइप के इनपुट करने हैं। ठीक है, इसके आगे इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है it calculates and returns the HCF of the two inputted numbers। यानी जो नंबर हम दो नंबर इसके अंदर डालेंगे उसका HCF ये हमें कैलकुलेट करके रिटर्न करेगा। अब यहां पे बात आती है कि रिटर्न क्यों कर रहा है, प्रिंट क्यों नहीं कर रहा। ठीक है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जब फंक्शन में इंट या फिर कैर या फिर कोई भी और डेटा टाइप हो, एक्स वाई जेड, हम एक्सेट्रा ले लेते हैं, कोई भी और डेटा टाइप आपको मिलेगा तो हमेशा वैल्यू जो है, जो आपका आंसर है वो रिटर्न होगा। अगर आपका जो भी फंक्शन है उसमें वॉइड होगा तो वो जो फंक्शन होगा वो आपका आंसर प्रिंट करेगा। जैसे कि अब हमें जो सेकंड फंक्शन दिया हुआ है वो है वॉइड एलसीएम, जिसके अंदर इंट इंट दो बार फिर से लिखा हुआ है, यानी हम जो दो नंबर्स इनपुट करेंगे उसका एलसीएम कैलकुलेट होगा। पर यहां पे हम क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं? यहां पे हम टॉपिक पढ़ रहे हैं फंक्शन कॉलिंग। इसका मतलब ये है एलसीएम के आगे आपको एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि वॉइड एलसीएम में आपको करना क्या है, यानी वो फंक्शन जो आप सॉल्व करोगे, क्रिएट करोगे, उसके अंदर आपको क्या प्रोग्राम, क्या कोड लिखना है। वॉइड एलसीएम के आगे लिखा हुआ है यूजिंग अबव फंक्शन इट विल कैलकुलेट द एलसीएम ऑफ द टू नंबर्स एंड प्रिंट देम। यानी आपको अबव फंक्शन यानी जो आपने एचसीएफ का जो फंक्शन क्रिएट किया है उसकी हेल्प से आपको एलसीएम को फाइंड करना है और उसे प्रिंट करना है। जब आप अबव फंक्शन यानी जो एचसीएफ का जो फंक्शन है उसकी हेल्प से जब आप इसको फाइंड करेंगे और प्रिंट करेंगे, वही चीज आपकी फंक्शन कॉलिंग कहलाएगी। अभी तो मैंने ये आपको समझा दिया, उतना क्लियर नहीं हुआ होगा जब तक आप प्रैक्टिकली इसे सॉल्व करके नहीं देखेंगे। तो ये प्रोग्राम जब हम प्रैक्टिकली सॉल्व कर लेंगे तब आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि फंक्शन कॉलिंग का मतलब क्या है। अभी सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस मुझे आपको समझाना था कि रिटर्न और प्रिंट में क्या अंतर है। जब भी फंक्शन क्या है, कोई डेटा टाइप होगा तब आप उसे रिटर्न करेंगे, ये मेरा आंसर रिटर्न हो रहा है। जब भी किसी फंक्शन के आगे वॉइड होगा तब आप उस आंसर को प्रिंट करेंगे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है जावा की स्टार्टिंग हमेशा क्लास से की जाती है। क्लास को एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है जो आपके प्रोग्राम को डिफाइन करता है, आपके प्रोग्राम को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो मैं कॉलिंग का फंक्शन कर रहा हूं और मैं फर्स्ट फंक्शन कर रहा हूं, तो मैंने क्लास को नाम दिया है कॉलिंग 1। उसके बाद मैंने कर्ली ब्रेस लगा दिया। कर्ली ब्रेस लगाने के बाद यहीं पे हम रुक जाते हैं। ठीक है, एक तरीके से ये मान लीजिए ये हमारा सिंटेक्स था, स्टेप 1 था, ये कंप्लीट हो चुका है। अब यहां पे हमने क्लास को क्रिएट कर लिया। सबसे पहली लाइन यही थी दैट यू हैव टू क्रिएट अ क्लास। अब इसके बाद हमें फर्स्ट फंक्शन सॉल्व करना है। तो फर्स्ट फंक्शन हमारा क्या है? फर्स्ट फंक्शन है हमारा इंट एचसीएफ। तो हमने इंट एचसीएफ को एज इट इज लिख लिया।
अब फंक्शन का जो नेम हमें दिया हुआ था हमने वो लिख लिया। अब ये जो इंट दिए हैं इनका मतलब क्या है, यानी ये हमें कहना चाह रहा है कि आप दो नंबर्स इनपुट करो, जिसकी वैल्यू कौन इनपुट करेगा, जिसकी वैल्यू यूजर इनपुट करेगा। यानी ये n1 और ये n2, इन दोनों की वैल्यू कौन इनपुट करेगा, इन दोनों की वैल्यू हम यूजर के थ्रू इनपुट कराएंगे। यानी यूजर हमें दो नंबर इनपुट करके देगा, उसको हम सॉल्व करेंगे और उसका HCF हम लास्ट में प्रिंट करा के दिखाएंगे। ठीक है, अब यहां पे बात आती है इंट क्या है। इंट डेटा टाइप है, इंट यानी इंटीजर। n1 और n2 दो वेरिएबल्स है। मैंने दो वेरिएबल्स लिए हैं ताकि इन दोनों में मैं यूजर ने जो वैल्यू इनपुट करी है उसे स्टोर करा दूं। उसके बाद ये इंट हमें ये बता रहे हैं कि n1 और n2 के अंदर आप सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही स्टोर कर सकते हो, कोई स्ट्रिंग वैल्यू नहीं, कोई कैरेक्टर वैल्यू नहीं, ओनली इंटीजर वैल्यू। ठीक है, तो अब हमने इंट n1 इंट n2 ले लिया। ठीक है, मैं यहाँ पे ट्राई रन आपको पूरी रफ वर्किंग करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये n1 हो गया हमारा, ये n2 हो गया। ठीक है, एक एग्जांपल ही ले लेते हैं। लेट्स से यूजर ने n1 में इनपुट किया है 4 और n2 में इनपुट किया है 10। ठीक है, इतना हो गया। अब हमें प्रोग्राम सॉल्व करना है। अब हमें फाइंड करना है कि HCF कैसे हम निकाल सकते हैं। तो HCF निकालने के लिए हमें दो वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी, इंट i h इक्वल्स टू 1। अब बहुत से बच्चों का डाउट होता है हमें कैसे पता कौन से वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी। आपने तो बस बता दिया इंट i और h इक्वल्स टू 1 लिख लो, ऐसे कैसे। तो मैं एक तरीका भी बताता हूं कैसे आप ये फाइंड कर सकते हो कि हमें कौन से वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। मेरे को इतना पता है कि HCF निकालने के लिए मुझे लूप चलाना पड़ेगा, इन दोनों नंबर के पास जाना पड़ेगा। कैसे? HCF क्या होता है, मैथ्स में हमने पढ़ा होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी हमें वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी वो हाईएस्ट नंबर निकालना होता है जो इन दोनों से डिविजिबल है। यानी 1 से लेके हमें काफी सारे नंबर्स तक चेक करना होगा, 4 तक या फिर 10 तक। ठीक है, क्योंकि 4 के बाद जितने भी नंबर्स हैं वो 4 से डिवाइड नहीं होंगे। ठीक है, तो यानी हमें कम से कम 1 से लेके 4 तक का लूप चलाना ही चलाना होगा। तो इसलिए मुझे समझ में आ गया कि मुझे लूप चलाना है, तो मैंने इसलिए ले लिया इंट i। बस आप i ले लो, अभी h इक्वल्स टू 1 मत लो। ऐसा सोच लो कि आपको ही पता ही नहीं कि आपको किसकी जरूरत है किसकी नहीं। ठीक है, तो हमने इंट i ले लिया। अब फॉर लूप चलाएंगे। फॉर लूप जिसका सिंटेक्स मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, अगर आपको फॉर लूप का सिंटेक्स नहीं पता, फॉर लूप की वर्किंग नहीं पता, तो ऊपर आई बटन दिख रहा होगा, उसे क्लिक करो, वहां से वीडियो खुल जाएगी, आप फॉर लूप बहुत अच्छे से उधर से समझ सकते हैं। अब फॉर लूप में क्या है, i इक्वल्स टू 1, i इज लेसर देन इक्वल्स टू n1, i प्लस प्लस। फर्स्ट पार्ट हो गया आपका इनिशियलाइजेशन, सेकेंड पार्ट कंडीशन चेकिंग एंड थर्ड पार्ट अपडेशन। ठीक है, मैंने इनिशियलाइज किया i इक्वल्स टू 1। रीजन इज मैंने लिख दिया i इक्वल्स टू 1 क्योंकि मुझे 1 से लेके 4 तक जाना ही जाना है, या फिर 1 से लेके 10 तक कहीं एक नंबर तक जाना ही जाना है, ताकि मैं हर नंबर को इन दोनों से डिवाइड करा के देख सकूं और चेक कर सकूं कि वो कौन सा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, वो कौन सा हाईएस्ट नंबर है जो इन दोनों से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो मैंने i इक्वल्स टू 1 ले लिया, i इज लेसर देन इक्वल्स टू n1। यहां पे जरूरी नहीं है कि n1 लिखें या n2 लिखें, आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, ईदर n1 और n2, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इन दोनों में से कुछ भी लिखो, आंसर हमेशा ही सही आएगा। ठीक है, अब n1 मैंने क्यों लिखा, रैंडमली मैंने फर्स्ट वेरिएबल n1 लिया था तो मैंने n1 लिख दिया। आप n2 लिखना चाहो आप n2 लिख सकते हो। हमें बेसिकली 1 से लेके किसी एक नंबर तक लूप चलाना होता है। ठीक है, तो i इक्वल्स टू 1, i इज लेसर देन इक्वल्स टू n1। क्या i n1 से छोटा है? i की वैल्यू 1 है, n1 की वैल्यू 4 है। क्या 1 4 से छोटा है? कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक ये फॉर का लूप आपका कंटिन्यूअस 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 चलता रहेगा। ये यहां से लेके यहां तक आपका फॉर का लूप है, और ये यहां से लेके यहां तक रिटर्न के बाद जो ब्रेस है वहां तक आपका जो है ये फर्स्ट फंक्शन है। ठीक है, तो अब ये जो आपका फॉर का लूप है ये कब तक चलेगा? जब तक आपकी कंडीशन ट्रू रहेगी। ठीक है, थर्ड पार्ट आपका अपडेशन है।
हर बार लूप चलते 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 आई की वैल्यू 1 से अपडेट होगी। ठीक है, तो अभी हमारी कंडीशन ट्रू है, तो हम फॉर के लूप के अंदर आ जाएंगे। अब चेक करने के लिए कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की एक कंडीशन होती है, वो कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। मैंने आपको क्या बताया था, आपको इन दोनों नंबर्स को हर नंबर से डिवाइड करना है, यानी 1 से 2 से 3 से, और आपको चेक करना है कि कौन सा ऐसा नंबर है बड़ा, सबसे बड़ा कौन सा ऐसा नंबर है जो इन दोनों से डिवाइड हो रहा हो। ठीक है, तो मैंने एक सिंपल सी कंडीशन लगाई, n1 मॉडुलस i इक्वल 0 एंड n2 मॉडुलस i इक्वल 0। n1 मॉडुलस i यानी 4 मॉडुलस 1 और n2 मॉडुलस i यानी 10 मॉडुलस 1। 1 क्यों आ रहा है? क्योंकि i की वैल्यू अभी 1 है, तो इसलिए 1 आ रहा है। अब अगर मैं 4 को 1 से मॉडुलस करता हूं, तो मॉडुलस के केस में हमेशा रिमाइंडर जो होता है वो हमारा आंसर आता है। तो 4 को मैं मॉडुलस जब 1 से कर रहा हूं, तो मेरा जो रिमाइंडर है वो 0 आ रहा है। 0 इक्वल 0, कंडीशन हो गई हमारी ट्रू। n2 मॉडुलस i यानी 10 मॉडुलस 1, जब मैं 10 को 1 से मॉडुलस करूंगा तो मेरा रिमाइंडर 0 आएगा। 0 इक्वल 0, कंडीशन हो गई ट्रू। इसको हम बोलते हैं एंड ऑपरेटर। अब इस एंड का काम क्या है? इसका मतलब है कि आपकी दोनों कंडीशंस जब ट्रू होंगी तभी आपकी ये पूरी जो इफ की स्टेटमेंट है, ये जो इफ की कंडीशन है, ये तभी ट्रू मानी जाएगी जब ये दो कंडीशंस ट्रू होंगी। अगर इन दोनों में से एक भी फॉल्स हो गई तो ये पूरी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो यहां पे मेरी दोनों कंडीशंस ट्रू हैं, तो यानी जो 1 है वो इन दोनों के लिए सैटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो 1 को मैं मान सकता हूं कि ये मेरा HCF हो सकता है, तो इसलिए मुझे 1 को कहीं स्टोर कराना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने h एक वेरिएबल लिया था, तो h इक्वल i। अब h एक वेरिएबल लिया तो उसको स्टार्टिंग में इनिशियली कोई वैल्यू देनी पड़ेगी, तो h इक्वल 1 मैंने इनिशियलाइज कर दिया था। ठीक है, तो अब समझ में आया मैंने h इक्वल्स टू 1 क्यों लिया था। अब h इक्वल्स टू 1 है, ठीक है, h की इनिशियल वैल्यू क्या है यहां लिख लेते हैं, h की इनिशियल वैल्यू है 1। अब इसके बाद h इक्वल्स टू 1 हो गया। अब इसके बाद h इक्वल i, अब h की वैल्यू क्या होगी, 1 से अगेन 1 हो जाएगी, क्योंकि i की वैल्यू 1 है तो 1 हमने h के अंदर स्टोर करा दिया, तो h की वैल्यू पहले से ही 1 थी तो 1 ही स्टोर हो जाएगा। अब इसके बाद यहां से आप वापस इधर ऊपर जाओगे, i प्लस प्लस, अब i की वैल्यू आप 1 से अपडेट करोगे, तो i की वैल्यू 1 से क्या हो जाएगी, i की वैल्यू 1 से 2 हो जाएगी। अब आप वापस कंडीशन चेक करोगे, 2 इज लेसर देन इक्वल्स टू 4, n1 की वैल्यू क्या है 4, क्या 2 4 से छोटा है, कंडीशन बिल्कुल ट्रू है। अब 2 4 से छोटा है, आप वापस लूप के अंदर आ जाएंगे, कंडीशन जब तक ट्रू है तब तक लूप चलता रहेगा। n1 मॉडुलस i यानी 4 मॉडुलस 2, तो ये आपने लिख दिया 4 मॉडुलस 2। n2 मॉडुलस i, तो इस बार 10 मॉडुलस 2। अब हम चेक करेंगे क्या ये कंडीशन ट्रू है। 4 मॉडुलस 2, 4 मॉडुलस 2 जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो रिमाइंडर है वो 0 आएगा, तो 0 इक्वल 0, फर्स्ट कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। अब n2 मॉडुलस i 10 मॉडुलस 2, तो 10 को जब आप 2 से मॉडुलस करेंगे तो आपका रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, तो 0 इक्वल 0, आपकी दोनों ही कंडीशंस सेटिस्फाई कर गई हैं। जैसे ही दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गई यानी आपकी इफ की कंडीशन ट्रू है, तो इफ के नीचे का जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो रन करेगा। इफ के नीचे का जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो तभी रन करता है जब आपकी इफ की कंडीशन ट्रू होती है। तो यहां पे लिखा है h इक्वल i, यानी i की जो वैल्यू है वो अब h में स्टोर हो जाएगी। तो i की वैल्यू क्या है 2, तो h में क्या स्टोर हो जाएगा, h में 2 स्टोर हो जाएगा। अब हमने h में क्यों 2 को स्टोर किया, हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 स्टोर हुआ था। हमने देखा जब हम 2 पे आए तो 2 भी जो है वो दोनों डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, दोनों से हो रहा है, तो यानी 2 जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है, यानी 2 हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो सकता है क्योंकि 2 जो है वो 1 से बड़ा है। तो अब हमने h में 1 को हटा के 2 को लिख लिया। अब इसके बाद
अब हम वापस ऊपर जाएंगे, अगेन यहां से ऊपर i प्लस प्लस, i की वैल्यू क्या हो गई, i की वैल्यू हो गई 3। अब आप कंडीशन चेक करेंगे, 3 इज लेसर देन इक्वल्स टू n1, क्या 3 4 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है, 3 अभी भी 4 से छोटा है। अब हम वापस लूप के अंदर आ जाएंगे, n1 मॉडुलस i, इस बार i की वैल्यू क्या है 3 है, तो n1 मॉडुलस 3, 4 मॉडुलस 3 एंड n2 मॉडुलस i यानी 10 मॉडुलस 3, तो इस बार यहां पे आ जाएगा 3। अब हम चेक करेंगे, जब आप 4 को 3 से मॉडुलस करोगे तो आपका रिमाइंडर 1 आएगा। तो जैसे आपका रिमाइंडर 1 आया, 1 इक्वल इक्वल 0, यहां पे आपकी कंडीशन हो गई फॉल्स, क्योंकि 1 0 के इक्वल नहीं है। जैसे ही आपकी फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हुई, आप सेकंड कंडीशन चेक ही नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि बीच में लगा हुआ है एंड का मतलब होता है दोनों ही कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए। अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये पूरी इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो जब पहली कंडीशन फॉल्स हो गई तो दूसरी चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधा लूप के बाहर आ जाएंगे, है ना। लूप के बाहर नहीं आएंगे, मतलब ये जो नेक्स्ट वाला स्टेप है बस आप इसे रन नहीं करेंगे, क्योंकि इफ की कंडीशन जब ट्रू होती है तभी उसका नेक्स्ट स्टेटमेंट रन करता है। तो अब आप वापस ऊपर जाएंगे i प्लस प्लस, तो i की वैल्यू हो जाएगी 3 से 4। अब आप वापस कंडीशन चेक करेंगे, 4 इज लेसर देन इक्वल्स टू n1, यानी 4 इज लेसर देन इक्वल्स टू 4, क्या 4 4 से छोटा है, नहीं। क्या 4 4 के इक्वल है, हाँ, कंडीशन हमारी ट्रू है, 4 4 के इक्वल है, यानी इन दोनों में से अगर एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो ट्रू माना जाता है, या तो लेसर हो या इक्वल हो। तो अभी हमारी कंडीशन ट्रू है, तो हम वापस लूप के अंदर आ जाएंगे, n1 मॉडुलस i। तो अब हम चेक करते हैं इस बार 4 के लिए, तो 4 मॉडुलस 4, ये हम यहां पे इसको चेंज कर देते हैं, 4 मॉडुलस 4, और यहां पे भी 10 मॉडुलस i है तो 10 मॉडुलस 4, यहां पे n2 मॉडुलस i था तो 10 मॉडुलस 4। अब n1 मॉडुलस i, जब आप 4 को 4 से मॉडुलस करोगे तो आपका जो रिमाइंडर है वो 0 आएगा, तो 0 इक्वल इक्वल 0, कंडीशन हो गई हमारी ट्रू। अब हम आएंगे सेकंड कंडीशन पे, n2 मॉडुलस i, 10 मॉडुलस 4, जब आप 10 को 4 से मॉडुलस करोगे तो आपका रिमाइंडर 2 आएगा, 2 इक्वल इक्वल 0, कंडीशन हो गई फॉल्स। अगेन दोनों में से एक कंडीशन फॉल्स हो गई तो पूरी इफ की स्टेटमेंट, इफ की जो कंडीशन है वो हमारी फॉल्स हो गई, तो इफ के नीचे जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो रन नहीं करेगा। अब आप वापस ऊपर जाओगे i प्लस प्लस, यहां से वापस ऊपर, क्योंकि ये आपका लूप है तो ये अगेन अगेन चल रहा है। तो अब आपकी i की वैल्यू 4 से क्या हो गई, 5 हो गई। अब आप कंडीशन चेक करोगे, 5 इज लेसर देन इक्वल्स टू 4, क्या 5 4 से छोटा है, नहीं। क्या 5 4 के इक्वल है, नहीं, कंडीशन हो गई फॉल्स। कंडीशन फॉल्स हो गई, आप फॉर के लूप के बाहर आ जाओगे। फॉर के लूप के बाहर आते ही आपको ये समझ में आ गया कि जो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था वो आप कैलकुलेट कर चुके हो और वो आपका एच में स्टोर हो चुका है। अब बात यहां पे आती है कि सिर्फ ये जो लूप है वो 4 तक ही क्यों चला। चलो मैं कहता हूं अगर ये 4 तक हम नहीं चलाते, आगे भी चलाते, 5 6 7 8 कहीं तक भी चलाते, कोई भी ऐसा नंबर है जो 4 को सेटिस्फाई करता। 4 मॉडुलस 5 कर लो, 6 कर लो, 7 कर लो, कोई भी टिल n कहीं तक भी आप कर लो, कोई भी ऐसा नंबर है जो 4 मॉडुलस करते हम तो क्या वो सेटिस्फाई बैठता, क्या उसका रिमाइंडर 0 आता, नहीं, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हमने लूप बस एक ही n1 तक चलाया। आप n1 इन n2 किसी भी एक तक चलाओ, बस वहीं तक लूप चलाओ ताकि आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिल जाए, बस। तो उसके बाद आप लूप से बाहर आ जाओगे। उसके बाद अब आपको क्या करना है, आपको बस अपना फाइनल आंसर प्रिंट करना है। अब फाइनल आंसर क्या होता है, फाइनल आंसर जो है वो आपका एच में स्टोर है, ठीक है। तो आपका जो फंक्शन था वो था int hcf। तो मैंने आपको बताया जब फंक्शन के आगे कोई डेटा टाइप लगा होता है तब आप वैल्यू जो आपका आंसर है उसे आप रिटर्न कराते हैं, और जो आपका जो क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन था, जो फंक्शन का एक्सप्लेनेशन था, उसमें भी लिखा हुआ था दैट यू हैव टू रिटर्न द वैल्यू, द इनपुटेड नंबर्स, जो आपको 2 नंबर्स इनपुट किए गए हैं उनका HCF आपको निकाल के रिटर्न कराना है।
तो हम सिंपली लिखेंगे रिटर्न, उसके बाद जिसमें हमारा आंसर स्टोर है, हमारा आंसर h में स्टोर है, तो हम ये रिटर्न h लिख के सेमीकोलन लगा देंगे, यानी हमारा जो आंसर है वो रिटर्न हो जाएगा, यानी h की जो वैल्यू है 2 है वो 2 रिटर्न कर देगा। तो यहां पे इसके बाद कर्ली ब्रेस लगाने के बाद हमारा ये जो फर्स्ट फंक्शन है ये हमारा पूरा फंक्शन कंप्लीट हो गया, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं सेकंड फंक्शन की। सेकंड फंक्शन क्या है? वॉइड एलसीएम इंट इंट। इसका एक्सप्रेशन क्या है? यूजिंग अबव फंक्शन वी हैव टू कैलकुलेट द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स एंड प्रिंट देम। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको जो आंसर है उसे प्रिंट करना है। अब उन्होंने प्रिंट क्यों लिखा है? क्योंकि ऑलरेडी आपके जो फंक्शन है उसके आगे वॉइड लिखा हुआ है, तो वॉइड जो होता है वो आपका मेन फंक्शन है, तो आप आराम से इसके अंदर जो भी है उसे प्रिंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ नहीं करेंगे, हम सबसे पहले जो आपका फंक्शन है उसे एज इट इज लिख लेंगे, वॉइड एलसीएम। अब उसके अंदर क्या लिखा हुआ है? इंट इंट। अब इस इंट इंट का क्या मतलब है? यानी आपको दो इंटीजर्स लेने हैं, यानी दो इंटीजर वेरिएबल्स लेने हैं जिसके अंदर आप यूजर से वैल्यू इनपुट करा सके। सेम बात जो मैंने आपको यहां समझाई थी सेम वही बात है, ठीक है। तो मैंने लिया है num1 और num2, यानी इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू कौन इनपुट करेगा? यूजर इनपुट करेगा। इसके आगे जो डेटा टाइप लगा हुआ है इंट इंट, ये हमें क्या बताता है कि इन दोनों के अंदर आप सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही इनपुट कर सकते हैं। अब इसके बाद वॉइड एलसीएम इंट num1 इंट num2, यहां तक हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद मैंने ले लिया कर्ली ब्रेस, यानी मेरे फंक्शन की स्टार्टिंग इधर इस ब्रेस से हो रही है और यहां पे खत्म हो रही है। अब ये जो सेकंड ब्रेस है ये क्लास का मेन ब्रेस है, यानी ये हमें बताता है कि हमारा प्रोग्राम यहां पे फिनिश हो रहा है। अब ये प्रोग्राम हमारा फिनिश क्यों हो रहा है? फर्स्ट फंक्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं, सेकंड फंक्शन जैसे ही हमारा कंप्लीट होगा वहीं पे हमारा प्रोग्राम फिनिश हो जाएगा, इसलिए मैंने ये सेकंड ब्रेस यहां पे लगा दिया है। अब सबसे पहले तो हमें एक बात अच्छे से मालूम है कि हमें अबव फंक्शन की हेल्प से एलसीएम कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो एलसीएम कैलकुलेट करने के लिए हमें एक वेरिएबल चाहिए होगा जिसके अंदर हम एलसीएम फाइंड करके उसे स्टोर कराएंगे। तो मैंने इसलिए एक वेरिएबल ले लिया एल, यानी अब आपको समझ में आया मैंने एल क्यों लिया है। मुझे जो एलसीएम आएगा उसको कहीं पे स्टोर कराना है, तो मैं उसे एल के अंदर स्टोर कराऊंगा यूजिंग अबव फंक्शन। अबव फंक्शन की हेल्प से कराना है, तो अबव फंक्शन की जो वैल्यू है वो चाहिए होगी, यानी HCF चाहिए होगा, तो उसे भी कहीं स्टोर कराना पड़ेगा। तो मैंने एक वेरिएबल लिया है HC। अब ये HC मैंने क्यों लिया है? इसी के अंदर जो अबव फंक्शन की जो वैल्यू है, यानी जो अबव HCF हम कैलकुलेट करके यूज करेंगे वो HC के अंदर स्टोर होगा। तो ये दो वेरिएबल्स मैंने इसलिए लिए हैं। इसके आगे क्या लिखा हुआ है? इंट। इंट का यहां पे क्या मतलब है? इंट का मतलब ये है कि इन दोनों के अंदर आप सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही स्टोर कर सकते हो, कोई स्ट्रिंग वैल्यू नहीं, कोई कैरेक्टर वैल्यू नहीं, ओनली इंटीजर वैल्यू। अब इसके बाद सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें अबव फंक्शन को कॉल करना है। क्यों? हमारी हेडिंग क्या है? फंक्शन कॉलिंग। तो हम इसे कॉल करेंगे, HCF फाइंड करेंगे और देन सिंपली LCM निकाल लेंगे। मैं थोड़ा सा इधर रब कर देता हूं ताकि हम यहां क्लियरली वर्किंग कर सकें। ठीक है। अब सिंपली सबसे पहले हमें एलसीएम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो एलसीएम का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई, ठीक है, n1 n2, और उसे हम डिवाइड कर देते हैं HCF से। ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर हमें HCF की हेल्प से LCM फाइंड करना है तो सबसे पहले हमें HCF मालूम होना चाहिए। तो अब हम अबव फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे उसका मेथड समझिए। सबसे पहले आपको वो वेरिएबल लिखना है जिसके अंदर आप HCF स्टोर कराएंगे। हमारा वो वेरिएबल क्या है? हमारा वो वेरिएबल है HC। देखो मैंने यहां पे लिखा हुआ है HC इक्वल, यहां पे मैंने अब अपने फंक्शन का नाम लिख दिया। फंक्शन का नाम क्या था? HCF। यहां मैंने लिख दिया HCF। इसके अंदर अब हम क्या पास कराएंगे? अब हम वो दो नंबर्स पास कराएंगे जिसका हमें LCM निकालना था। LCM हमें किसका निकालना है? num1 और num2।
यानी नंबर 1 और नंबर 2 इन दो नंबर्स का एलसीएम हमें निकालना है। तो यही दो नंबर्स हम इस फंक्शन के अंदर पास कराएंगे, num1 और num2। अब ये दो फंक्शंस पता है किसकी जगह पे जाएंगे, int n1 और int n2 की जगह पे। अब ये सेट हो गए int num1 और int num2, यानी अब ये जो HCF परफॉर्म होगा वो num1 और num2 के लिए परफॉर्म होगा। अब इस पूरे फंक्शन का जो आंसर है यानी जो आउटपुट है वो किसके अंदर स्टोर होगा, वो H के अंदर स्टोर होगा। यानी तो जो आपका आंसर है, जो भी आपका HCF है वो H के अंदर आ गया। ठीक है, वो H के अंदर जो आंसर आया, जस्ट इन केस हम मान लेते हैं ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये जो आंसर आया ये H के अंदर आया, पर ये जो आंसर है ये किस फंक्शन को बिलोंग करता है, ये HCF फंक्शन को बिलोंग करता है। यानी ये जो आंसर आएगा ये HCF के अंदर आएगा। तो ये HCF का जो आंसर है ये किसके अंदर स्टोर हो रहा है, ये HC एक वेरिएबल है उसके अंदर स्टोर हो रहा है। यानी ये जो H की वैल्यू है जो HCF फंक्शन के अंदर थी ये पूरा का पूरा HC के अंदर स्टोर हो रहा है। तो लेट्स से अगर मैं कहूं कि यूजर ने num1 में इनपुट किया है 4 और num2 में इनपुट किया है 10, हमें एग्जांपल ले लेते हैं, रैंडम एग्जांपल। ठीक है, तो num1 में 4 इनपुट हुआ है, num2 में 10 इनपुट हुआ है, इन दोनों का जो HCF है वो 2 आएगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला था, यानी हम ये कह सकते हैं कि H के अंदर हमारा 2 आंसर आया है। ठीक है, तो ये जो 2 है ये H के अंदर आया है, किस फंक्शन का है, ये HCF फंक्शन का है। तो इसका जो आंसर है ये किस में स्टोर हो रहा है, ये HC वेरिएबल में स्टोर हो रहा है। यानी HC की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है, L इक्वल्स num1 इंटू num2 डिवाइडेड बाय HC, जो हमारा फॉर्मूला था। तो सिंपली हम वो फॉर्मूला पुट करेंगे, L इक्वल num1, num1 आपका क्या है 4 इंटू num2 क्या है 10 डिवाइडेड HC आपका क्या है 2। ठीक है, तो अब हम इसे सिंपली सॉल्व कर लेंगे। 4 इंटू 10 40 डिवाइडेड बाई 2, L हमारा कितना आ गया, L हमारा आ गया 20, यानी 4 और 10 का LCM जो है वो 20 आ गया। यानी मैथ्स में आप जो LCM सॉल्व करते हो, जो कैलकुलेट करते हो, साइड में रफ वर्किंग करते हो, वो आपने अब कंप्यूटर के एक प्रोग्राम की हेल्प से आपने वही LCM और वही HCF कैलकुलेट कर लिया। आपको सिर्फ वैल्यूज इनपुट करनी है और आपको आंसर मिल जाएगा। इसके बाद आपने एक स्टेटमेंट लिखा SOPLN, यानी कोई भी बच्चा SOPLN का यूज नहीं करेगा, आपको फुल फॉर्म system.out.println का यूज करना है, वरना आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। और अगर आप SOPLN लिखोगे तो कोई भी कंपाइलर में आपका प्रोग्राम रन नहीं करेगा। SOPLN का मतलब होता है हमें जो भी चीज प्रिंट करानी होती है हम SOPLN के अंदर लिखते हैं। अब प्रिंट कराने के भी दो तरीके हैं। जो चीज आपको एज इट इज प्रिंट करानी है वो आप इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखेंगे। जैसे मैंने लिखा है LCM इज इक्वल, तो ये चीज इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखी है, ये एक लाइन है, ये ऐसे प्रिंट हो जाएगी LCM इज इक्वल, क्योंकि ये चीज जो है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है तो ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। इसके बाहर मैंने क्या लिखा है L, अब L जो है वो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर है, तो जो भी चीज इन्वर्टेड कॉमास के बाहर होती है उसकी वैल्यू प्रिंट होती है। तो LCM इज इक्वल, L की वैल्यू क्या है 20, तो 20 प्रिंट हो जाएगा। यानी ये पूरा आपका प्रिंट हो गया, जो चीज इन्वर्टेड कॉमास के अंदर थी वो एज इट इज प्रिंट हो गई, जो चीज इन्वर्टेड कॉमास के बाहर थी उसकी वैल्यू प्रिंट हो गई। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे अपनी आउटपुट स्क्रीन पे, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। इसके बाद आपने कर्ली ब्रेस की हेल्प से वॉइड LCM जो आपका सेकंड फंक्शन था उसको आपने बंद किया। उसके बाद मेन जो क्लास का जो ब्रेस था वो आपने बंद कर दिया। यहां पे आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। दैट्स इट फॉर द डे। ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन था फंक्शन कॉलिंग के फर्स्ट प्रोग्राम का। आइए अब इसे प्रैक्टिकली देखते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, जो प्रोग्राम मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया था उसका पूरा कोड मैंने यहाँ लिखा हुआ है।
सबसे पहले हम इस कोड को क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के बाद देखिए लिखा हुआ आ गया क्लास कंपाइल नो सिंटैक्स एरर, यानी इसका मतलब ये है जो प्रोग्राम मैंने लिखा है ये सिंटैक्टिकली बिल्कुल ठीक है। इसके अंदर दो फंक्शंस मैंने आपको बताए थे, इंट एचसीएफ और वॉइड एलसीएम। अब हम इन दोनों को कॉल कराएंगे और देखेंगे क्या आउटपुट हमारा आता है। अब सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे। ऑब्जेक्ट इसलिए क्रिएट करा जाता है ताकि हम इस प्रोग्राम को, इस फंक्शन को कॉल करा सके। अब हम अपना फर्स्ट फंक्शन इंट एचसीएफ कॉल कराएंगे। जैसा कि नाम से हमें पता चल रहा है एचसीएफ के आगे इंट है, यानी इसकी जो वैल्यू है वो रिटर्न होगी और जो आंसर आएगा वो इंटीजर में आंसर आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल इनपुट कर लेते हैं। वही एग्जांपल इनपुट करते हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। मैं 4 इनपुट करता हूं और सेकंड नंबर 10 इनपुट करता हूं और देखता हूं क्या आउटपुट आता है। तो आप देख सकते हैं जो वैल्यू रिटर्न हुई है वो 2 रिटर्न हुई है और जो डेटा है वो इंटीजर डेटा रिटर्न हुआ है। ठीक है, तो जो बात मैंने आपको समझाई थी वो बिल्कुल सही है। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं क्या होता है। लेट्स फॉर से इस बार मैंने 10 इनपुट किया और सेकंड नंबर मैंने 4 इनपुट किया। मैंने नंबर्स की जो लोकेशन है वो रिवर्स कर दी। ठीक है, अब इस बार भी सेम आंसर आया, जो एचसीएफ आया दोनों नंबर्स का वो 2 ही आया। ठीक है, अब हम इसको क्लोज कर देते हैं। अब हम void LCM को कॉल कराएंगे। इसका काम क्या था, ये HCF की हेल्प से हमें दो नंबर्स का LCM कैलकुलेट करके देगा। तो अब हमने void LCM को कॉल कराया। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। लेट्स फॉर से मैंने नंबर 1 ले लिया 4 एंड सेकेंड नंबर मैंने ले लिया 10 और देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं LCM इज इक्वल टू 20, यानी हमारा जो आउटपुट आया वो बिल्कुल ठीक आया, क्योंकि यही मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। यानी इससे हमें श्योर हो गया जो प्रोग्राम हमने बनाया है वो बिल्कुल ठीक है और हमें करेक्ट आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है। आई होप आपको ये प्रोग्राम क्लियर हुआ होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको कोई भी कैसा भी डाउट है या फिर कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी, मेरा कांटेक्ट नंबर और मेरी इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। हैव अ गुड डे।